तो मैंने जब संपर्क किया तो इनकी आर्टिकल आई और उसमें मैंने एक लाइन देखी कि साइंस का जो ब्रेक थ्रू है वो 1925 टेक्निकली फिजिक्स का जो कुछ नया काम नहीं हुआ है। मतलब वी ऑल आर रिपीटिंग सेम एंड सेम थिंग्स एंड इवन जो नोबेल प्राइज भी हम देखते हैं कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिल रहा है, राइट? अ, अ, कोई भी स्कूल के बच्चे को भी आप बताएंगे कि वो देखो नोबेल प्राइज किस कारण से मिला है, तो उसे लगेगा ये तो फिजिक्स में पढ़ते ही नहीं है हम। तो आज हम जानेंगे श्वेता जी के साथ और ये भी अपने बारे में बताएंगी कि कैसे ये एपिस्टेमोलॉजी वाले डोमेन में कि ज्ञान हमें प्राप्त कैसे होता है, या हम जो भी साइंस को समझते आए हैं उसका भी लूपहोल क्या है, ये सब आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी। Thank you, Ravi ji, and thank you for inviting me. And I'm Shweta, and this topic, uh, it started from the study of spirituality, and I undertook that study from a Western paradigm. मैंने वेस्टर्न पैराडाइम्स को को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। बेसिकली माय होल एम इज कि मैं वेस्टर्न पैराडाइम को स्टीलमैन करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो पूर्व पक्ष जो होता है, पहले उसको स्टीलमैन करना चाहती हूँ, सो दैट आई अंडरस्टैंड it in as much detail as I can, given the limitation that I'm not a physicist, I'm not a scientist, but as much as I can, and understanding not only the डिटेल्स इन द सेंस कि मॉडल्स के डिटेल्स, बट जो उसका जो मेटाफिजिक्स है, वो उसका जो अंडरलाइन फाउंडेशन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो समझने की मुझे बहुत इच्छा थी, एक जिज्ञासा थी, एंड आई हैव थ्रू द इयर्स आई हैव बीन रिसर्चिंग एंड आई रियलाइज दैट आज के डेट पे इन द 21st सेंचुरी हम जिस स्टेट में हैं, टेक्नोलॉजी हमको जो जो टेक्नोलॉजी के जो लीडर्स हैं, वो हमारे सिविलाइजेशन के जो लीडर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी लीडर्स ही हैं। और हमको जो वो बता रहे हैं कि लाइफ कहाँ जाने वाली है, लाइफ कैसे जीना चाहिए, वो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी मिसप्लेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। So the most worrying thing for me is why I'm so urgent, feel so urgent about this project. मेरे जो सबसे वरिंग बात ये है कि आज का जो वर्ल्ड है उसका ट्रेंड बहुत ही एंटी ह्यूमन हो गया है। लाइक पीपल आर वो हम लोगों को बताया जा रहा है कि वी आर शेडिंग द बॉडी एंड मूविंग टू अ सिलिकॉन बॉडी इज नेचुरल, यही एवोल्यूशन है, यही होगा और ये मतलब इनएविटेबल है। जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ह्यूमन बीइंग को उन्होंने पूरा समझा नहीं, पर वो ह्यूमन बीइंग को ऑलरेडी पीछे छोड़ देना चाहते हैं। सो दिस इज वेयर आई वांट टू कम इन एंड आई वांट टू, इट इज माय डीपेस्ट विश टू टेल द वर्ल्ड दैट वी हैव प्रीमेच्योरली क्लोज्ड अकाउंट्स, जो ह्यूमन का अकाउंट्स है, रियलिटी से हम प्रीमेच्योरली ही बंद कर दे रहे हैं और हम उसको पीछे छोड़ के आगे सिलिकॉन और एक साइबोर्ग फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं, जो मेरे हिसाब से डिस्टोपियन ही होगा, क्योंकि it is a very dehumanizing idea. It is leaving the human being behind. So that is the basic essence of my project. That is where it is. Everything stems from telling the world that we are in a wrong. It is a situation that is not right for the human being. The current situation. ओके, और ये सेपियन बुक जो है वो बहुत फेमस बुक भी रही है। जी, उसमें भी हरारे। आई थिंक हाँ, इवोल्यूशन में ये वाली इनएविटेबल बताई गई है। यस, उन्होंने बोला है कि इट इज इनएविटेबल दैट अब तो वी आर गोइंग टू बी साइबॉर्ग्स और a higher intelligence, it is artificial, will take over, but we have not even explored the human being's intelligence fully. राइट, राइट, So राइट। which is a very worrying trend. तो मैं वापस से उस आर्टिकल पे ही आना चाहूँगा। आपने एक धागे में जो पूरी जर्नी को बाँधी है, उसको यदि आप पूरा Sure. फ्रॉम गैलीलियो टू न्यूटन, यू Yeah. कैन इफ यू कैन। We can go further back to Aristotle, क्योंकि ओके, एरिस्टोट सोक्रेटिस प्लेटो के बाद एरिस्टोटल केम। हाँ, वी हैव सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो 1500 साल तक एरिस्टोटल का साइंस ही चला। 1500 साल तक उसके बाद टिल अराउंड द 15th-16th सेंचुरी, जब कोपरनिकस आए। तो ओके, एरिस्टोटल जो साइंस था वो काफी, इट वाज वेरी वेरी डीपली रूटेड इन द ह्यूमन बीइंग। वो
कॉज को बहुत महत्व देता था कि व्हाई आर थिंग्स हैपनिंग, ओके, उसका कॉज क्या है, उसका प्राइमरी रीजन क्या है, फर्स्ट मूवर क्या है। सो बट क्या हुआ कि जो एरिस्टोटेलियन साइंस है, धीरे धीरे वो होता है ना, एक बिल्कुल जम सा गया। और बाय द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, जब देयर इज फिलोसोफर कॉल्ड थॉमस एक्वाइनस, तो वो उन्होंने सिर्फ एरिस्टोटल की कमेंट्री लिखना शुरू की, और साइंस का मीनिंग ये हो रहा कि हम एरिस्टोटल की कमेंट्री पढ़ेंगे, तो वही साइंस है। कमेंट्री ही साइंस रही till the 15th century. Commentary of Aristotle's work was science. That was all. There was no new innovation. There was no new ideas. It was all about क्या एरिस्टोटल ने बोला है और क्या थॉमस एक्वाइनस ने कमेंट्री किया है, बस। तो जैसे कि हमारे आदि शंकराचार्य के वर्क पे कमेंट्री होती है, उसको पढ़ते हैं, है ना, उसमें कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है। उसी टाइप से एरिस्टोटल के काम को भी सिर्फ उनकी कमेंट्री होती थी। देन व्हाट हैपेंड इज कोपरनिकस केम इन, और कोपरनिकस रियलाइज कि उनका जो मैथमेटिक्स जो टोलेमाइक मॉडल था, उस टाइम एक टोलेमाइक मॉडल चलता था जिसमें अर्थ सेंटर पे था, राइट, एंड बाकी सारे एपिसाइकल्स, उन्होंने बहुत सारे एपिसाइकल्स बनाए थे। एपिसाइकल्स आर राउंड राउंड स्फेरिकल ऑर्बिट्स। तो वहां पे मानना था कि प्लैनेट्स विल ओनली ट्रैवल इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। वो ना एक वो था, एक्सियम था वो, कि प्लैनेट्स तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में ट्रैवल करेंगे टोलेमाइक मॉडल में। तो उसको मेंटेन करने के लिए दे हैड टू बिल्ड एपिसाइकल्स अपॉन एपिसाइकल्स, बहुत सारे बनाने पड़े बिटवीन द प्लैनेट्स टू मैनेज द होल सोलर सिस्टम दैट वाज विजिबल एट दैट टाइम। But what happened? Copernicus came in, and just for mathematical simplicity, he proposed the heliocentric model. But even then, Copernicus was very aligned with the church. चर्च में बाइबल में जियोसेंट्रिज्म था, तो वो बाइबल के अगेंस्ट नहीं जा रहे थे। उन्होंने बस बोला कि दिस इज मेकिंग माई कैलकुलेशन सिंपलर, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल टूल, हीलियोसेंट्रिज्म। बट गैलीलियो वाज मच ब्रेवर। गैलीलियो जब आए तो उन्होंने क्या किया कि ही सेड नहीं, ये मैथमेटिकल टूल नहीं है, ये एक्चुअली रियलिटी ही यही है। और गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, यू कैन से, इन हु वाज द father of the modern scientist, because what he did was he conceived the first equation, sort of, he didn't write the equation क्योंकि उस टाइम तक algebra डेवलप नहीं हुआ था, but he sort of conceived the first equation of motion। वो क्या करते थे कि inclined planes में बॉल डालते थे, राइट। और उसका मूवमेंट, उसका स्पीड, टाइम देखते थे। सो ही कंसीव्ड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें क्या हुआ कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इन्फो नॉलेज बिकेम knowledge did not conform to the senses, because equation से आपको, आप देख के ये नहीं समझ सकते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट। एरिस्टोटल के टाइम तक क्या था कि ज्योमेट्री होता था, मैथ्स मतलब ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री है तो मोर और लेस उसको देख के समझ में आ जाएगा कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो। लेकिन जैसे ही वो एनालिटिकल ज्योमेट्री आई, जैसे ही अलजेब्रा आया, अलजेब्रा इज नॉट इज सिंबॉलिक, it is राइट। it is it does not tell, it is like a representation of the world which does not look like the world. So this was the first time in the when the scientific method started to be developed, jab a representation of the thing did not look like the thing at all. और आज के डेट पे वो ऐसा हो गया है कि इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, थिंग का तो कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द मैटर ऑफ स्केल, राइट। स्ट्रिंग्स को हम नहीं देख सकते हैं, ब्लैक होल को हम नहीं देख सकते, तो हमको साइंटिस्ट पर डिपेंड करना पड़ता है कि आपने जो हमको रिप्रेजेंटेशन दिखाई है वो सच है, राइट। वो वहां से शुरू हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, गैलीलियो का एक और चीज था, गैलीलियो वाजंट इंटरेस्टेड, एरिस्टोटल वाज, कि क्या है, चीज है क्या भाई, मतलब फंक्शन तो समझ रहे हैं, मतलब फंक्शन भी समझेंगे, एसेंस क्या है। बट गैलीलियो वाज नॉट इंटरेस्टेड। उसने कहा, उनका था कि मुझे कैलकुलेशंस करना है, मुझे प्रेडिक्शन करना है, वो चाहिए, मतलब फंक्शनैलिटी क्या है उस पे मैं फोकस करना है मुझे। सो ही डिसाइडेड टू नॉट पे टू मच अटेंशन टू व्हाट इज अ फोर्स मे बी, और व्हाट इज राइट। ऑब्जेक्ट,
but just that what its function is, right? तो वही जो ये जो mindset है और जो ये metaphysics है, it has been carried over to today's times, such that the essence has been completely lost. मतलब we are just working in a world of functionality. We don't even bother to look at what thing is, and वो इतने ये tragic इसलिए है क्योंकि आज हम human being को भी उस तरह से देखते हैं कि उसका क्या है भाई, वो माइंड, उसका माइंड है, वो कैलकुलेशन करता है, तो एआई होगा तो कैलकुलेशन बेटर करेगा। बाकी ह्यूमन बीइंग का क्या एस्पेक्ट है, वो वो उसका एसेंस क्या है नहीं मालूम, और इट दे थिंक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आल्सो, which is why I call it a very dehumanizing trend in today's times, right? So after Galileo, there was Francis Bacon came in the scene, right? We know Francis Bacon. had this very famous quote that we must vex and constrain nature. बेसिकली उनका था कि एक्सपेरिमेंट्स करना है बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशंस में, और फिर नेचर को फोर्स करना है, नेचर को सॉर्ट ऑफ एक फेमिनिन एनर्जी मान के कि फिर उसको फोर्स करके उसमें से आंसर्स निकलवाने हैं. But that was the whole attitude, which controlling of nature, which again is become the dominant view of today's times. And with Francis Bacon then came Descartes. अब Descartes का क्या है ना, Descartes was a philosopher first and he was a scientist later. So उस what Descartes thought was, Descartes का बहुत famous एक there is this उनका quote है, cogito ergo sum, I think therefore I am. Therefore I am. है ना, क्या चल रहे थे कि I वो आई डाउट देयरफॉर आई एम भी कहना चाहते थे, मीनिंग दैट द ओनली थिंग आई कैन बी श्योर अबाउट इज माय थॉट. आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट व्हाट इज आउटसाइड. मैटर के बारे में भी श्योर नहीं थे, वो श्योर थे कि मेरे माइंड मेरा माइंड जो है, मेरे माइंड में जो थॉट है, बस वही श्योरिटी है मेरे लिए. और अगर उस माइंड को हम बहुत ही शार्प कर लें, तो दैट इज अ वे टू अचीव सर्टेनिटी. और शार्प कैसे करेंगे, तो मैथमेटिक्स इज द टूल थ्रू विच आई कैन गेट अ वेरी शार्प एंड सॉर्ट ऑफ यू नो clear cut for everyone. That certainty will be clear cut for everyone. So basically what happened is that with I'm sorry, I forgot skip Newton. So Newton ने क्या किया कि Newton wrote the first equations, right? तो न्यूटन ने मैथमेटिक्स को एज रिप्रेजेंट किया, साइंस वर्ल्ड को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट किया. और डेकार्ट ने क्या किया, डेकार्ट ने मैथमेटिक्स को माइंड में ग्राउंड कर दिया कि मैथ, राइट, कि सर्टेनिटी अचीव करने का तरीका मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स जो हमारे मैथमेटिक्स कैन गिव अस द शार्पेस्ट पॉसिबल माइंड. And so mathematics is the way to achieve truth or way to achieve certainty. और इन सब चीजों में एक और चीज हुआ है कि एक अजम्पशन आ गई कि हम जो है, हमारा जो माइंड है वो एक स्टैटिक प्रोब है, जो नेचर को स्टडी कर रहा है, कि फिनोमिनन को स्टडी कर रहा है विदाउट इट बीइंग अफेक्टेड, एज इफ इट इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ नेचर. It's standing at a point outside of Earth, unmoved by the phenomenon that it is studying. But that's not reality, right? It is a participatory relationship. Mind और world का एक participation होता है. In fact, वो तो embodied participation होता है human being और world का. But that was totally neglected. And what was it was an unsaid assumption that the mind is a static probe, and the only way to get better understanding of nature is to sharpen the probe. And at that time, the probe was mathematics. So the probe is mathematics. So that is where the whole, the scientific method has started. And what happened, there's also a very strange thing that happened with Descartes. तो डेकार्ट ने क्या किया, उन्होंने वर्ल्ड को, तो डेकार्ट वाज क्लियर कि मेरा एक माइंड है जो वर्ल्ड को देख रहा है, तो उन्होंने वर्ल्ड को एक्सटर्नल माना, माइंड को इंटरनल माना. तो सो द वर्ल्ड बिकेम रेस एक्सटेंसा, द थिंग आउटसाइड, एंड द माइंड रेस कोजिटांस, व्हाट आई कैन कोजिटेट, माय कोजिटेशन, माय थिंकिंग. सो अब
अभी this is called the Cartesian bifurcation, the split of the world into res extensa and res cogitans, and this has been the beginning of the tragedy of the world that we live in, because what happened is, अभी मैथमेटिक्स से क्या है ना, आप सिर्फ क्वांटिफाइबल मेजरेबल प्रॉपर्टीज को ही पकड़ सकते हैं, राइट? जो एक्स्ट्रा जो क्वालिया है, जैसे कलर हो गया या ब्यूटी हो गया या टेस्ट स्मेल हो गया, उसको मैथमेटिक्स से आप यू कैन नॉट कैप्चर इट विथ मैथमेटिक्स. सो रेज एक्सटेंसा बिकेम द एंटायरिटी ऑफ साइंस, एंड रेस कोजिटांस जो है वो तो इग्नोर ही हो गया. जो क्वांटिफाइबल जो क्वालिया है, जो क्वालिटी है, जो सेंसरी परसेप्शन से जो आता है, उसको तो क्वांटिफाई ही नहीं किया जा सकता है. तो इमेजिन करिए कि मैं एक एप्पल रख रही हूँ और उसका मैं एक स्केच बना दूँ और बोलूँ देखो यही एप्पल है, तो आप बोलिएगा ना नहीं नहीं, एप्पल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केच, राइट? यू नो, बिकॉज आपके सामने एप्पल भी है. बट आज के डेट पे क्या हो गया, वो ब्लैक होल का एक रिप्रेजेंटेशन है और हमको मानना पड़ रहा है कि वो तो ब्लैक होल है. हमको पता ही नहीं है कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो हम अपने सेंसेस से परसीव ही नहीं कर सकते हैं. ये स्केल का प्रॉब्लम हो गया है ना, ये स्केल का इशू हो गया. या तो स्ट्रिंग्स, वो बोल रहे हैं हमको देखो स्ट्रिंग्स होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग करे क्या, मानने उसको, उसको स्ट्रिंग्स को वो बोल रहे हैं कि वो रियलिटी है. बट स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग्स उसका रेज एक्सटेंसा है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ समथिंग डीपर. सो आई वाज सेइंग दैट हुआ क्या कि इमेजिन करो आप क्यूब का एक फेस स्टडी कर रहे हो, क्यूब का एक फेस स्टडी कर रहे हो, तो वो तो उसका डायमेंशन आपने हटा दिया ना, 3 डायमेंशन से आपने उसको 2 डायमेंशन में ले आए और बोल रहे हैं कि यही तो रियलिटी है. तो मानना पड़ रहा है हमको कि ये रियलिटी है, लेकिन वो क्यूब का तो अपना एग्जिस्टेंस भी है. तो हुआ क्या है कि हमारे जो साइंस है वो सब एग्जिस्टेंशियल हो गया है. एग्जिस्टेंस से जो ऑन्टोलॉजी, जो डेप्थ है वो खत्म हो गई और वो सब एग्जिस्टेंशियल हो गया है. तो दैट इज द वेरी फनी थिंग कि आज के डेट पे जो 2022 का नोबेल प्राइज था ना, इट वाज गिवन टू साइंटिस्ट हु हैड प्रूव दैट नो पार्टिकल्स डोंट एग्जिस्ट, राइट? तो पार्टिकल्स, यस दे डोंट एग्जिस्ट बिकॉज दैट इज रेज एक्सटेंसा. मतलब आप आप मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, they have no existence, standalone existence, they are just mathematical properties. So they will not exist till you measure, right? Till you don't measure the mathematical properties, how will you find the particle? तो यही इशू हो रहा है कि वो जो कार्टेशियन बाइफर्केशन हो गया उस टाइम, उसके बाद ही एक मेटाफिजिकल एरर हो गया उस टाइम, एंड दैट एरर साइंस हैज कैरीड टू दिस डे. और उसके कारण आज हमारे साइंस में एक क्राइसिस आया है, जिसके कारण no new progress is being made. But before that, we'll go to quantum physics. Quantum physics is the last very precise, well defined theory. 1925 में वो हो गया, बिल्कुल फिनिश हो गया था. और आज जो भी हम देख रहे हैं अपने वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी, वो उसी से निकल रही है. अभी तक इट इज अ गिफ्ट दैट नेवर स्टॉप्स गिविंग. अभी तक उसकी गिफ्ट्स मिल रही हैं. बट बात है कि क्वांटम फिजिक्स जो है ना, सेटल्ड मैटर नहीं है आज तक भी. क्वांटम फिजिक्स के बहुत इंटरप्रिटेशन है और आज के डेट पे लोग जो उसको जिस तरह से बोलते हैं, एक तो मल्टीवर्स, जो मल्टीवर्स इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस बाय ह्यू एवरेट. ह्यू एवरेट डिसाइडेड दैट टू मेंटेन द मटेरियलिज्म एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स और साइंस, ही सेड कि नहीं नहीं नहीं, क्या है कि हाँ, क्या होता है कि कोलैप्स नहीं करता है वेव फंक्शन, वो बहुत सारे यूनिवर्सेस में स्प्लिट हो जाता है. तो क्या हुआ, मटेरियलिज्म मेंटेन हो रहा है इससे. जो मटेरियलिज्म आइडियोलॉजी है ना, वो मेंटेन करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं. बट क्या है कि देयर इज नो वे टू एवर कॉन्टैक्ट अ मल्टीवर्स, प्रिंसिपल में भी नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंटली तो छोड़ दीजिए. देयर इज नो वे टू कॉन्टैक्ट अ मल्टीवर्स, सो देयर इज नो वे टू नो, देयर इज नो वे टू फॉल्सिफाई इट. तो वो ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक है भी नहीं वो सब चीजें. और बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट जो सबसे पॉपुलर इंटरप्रिटेशन क्वांटम मैकेनिक्स है ना, वो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है. और कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स तो भाई सिर्फ मैथमेटिकल टूल है टू डिस्क्राइब सम रियलिटी. इट इज नॉट रियलिटी, इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, इट इज अ मैथमेटिकल टूल. तो वहां जाके इनको समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ साइंटिस्ट को कि हम सिर्फ टूल्स में ही बातें कर रहे हैं, वर्ल्ड को हम नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं. बट
क्या हो रहा है कि जनरल पब्लिक में ये समझ है कि क्वांटम वर्ल्ड होता है, ब्लैक होल होता है, मल्टीवर्स होता है, बट द पॉइंट इज दैट दे आर द टूल्स दे आर यूजिंग, दे आर वो एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट है ना, वो टूल्स है, उनका कैलकुलेशन है, वो मेजरमेंट्स हैं जो आपको एज रियलिटी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेनली मेनली ये कैटेगरी एरर है, एपिस्टेमोलॉजी को ऑन्टोलॉजी में कोलैप्स कर दिया। मतलब इफ आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर। पहले तो ये दोनों आप डिफाइन कर दीजिए, जैसे ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, इसको आसान भाषा में, देन वी विल। So ontology is what exists, right? क्या चीजें एग्जिस्टेंस में है, लाइक इस यूनिवर्स का ontological फर्नीचर क्या है, क्या ब्लैक होल है, या एज इन स्टार्स होते हैं, गॉड होते हैं कि नहीं, ये सब उनका एग्जिस्टेंस इज ontology। रियलिटी क्या, जो मतलब क्या समझ आप रखते हैं वो आपकी ऑन्टोलॉजी हुई, राइट? नहीं, आप रखते नहीं है, ontology मीन्स जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है वो ontology होनी चाहिए। मतलब ontology का मीनिंग तो वही है कि व्हाट एग्जिस्ट, राइट, नहीं राइट? वो तो मैं समझ गया, बट ये ऑन्टोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब जैसे आपने बोला ना कि बहुत अंतर है क्यूब में और उसके स्केच में। मैं बोल रहा हूँ कि इनकी ऑन्टोलॉजी वही है जो ये कैप्चर कर पा रहे हैं, बट ये रियलिटी को बता नहीं पा रहे हैं, राइट? इनकी ऑन्टोलॉजी की एपिस्टेमोलॉजी है, कैटेगरी एरर हो जा रहा है। वो उनका जो मेजरमेंट टूल है ना, मतलब कैसे, there's a very nice phrase by this philosopher. He says mistaking abstractions for reality. It is an हाँ। abstraction, abstract representation को आप reality बना देंगे। वो बेसिकली क्या है ना कि एक ब्रिज है, ये जो एब्स्ट्रैक्शन एक ब्रिज है रियलिटी को समझने के लिए, लाइक अ फिंगर पॉइंटिंग टू द मून is not a moon, it is a bridge to for your understanding। अब ब्रिज को ही आपने रियलिटी बना दी है। हम्म, तो we are collapsing the epistemology ओके। onto ontology। So that is a category error happening because where exactly, because शुरू में ही वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया रेज एक्सटर्नल क्वालिटीज और इंटरनल क्वालिटीज में, और फिर ये तो हटा ही दिया, अब यही बचा है, तो अब इसी को हम फुल इसको एसेंस दे इसलिए शायद लगता है कि पूरे स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में व्हाट इज ग्रेविटी कोई नहीं बता पाया। ग्रेविटी मेजर कर न्यूटन को भी नहीं पाया। पता था। न्यूटन ने जब अपना प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखा, उन्होंने कहा आई हाइपोथेसिस नॉन फिंगो, आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ हाइपोथेसिस फॉर ग्रेविटी, आई जस्ट नो इट्स हाउ इट वर्क्स। सो व्हाट एंड व्हाई पूरा गायब है, हाउ पे पूरा। exactly, that is the issue with our science, is that nobody asks why, it's just measurement and prediction। तो चल रहा है काम, और क्योंकि कोई पूछता ज्यादा कोई नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना कुछ कर रही है हमारी वर्ल्ड के लिए, इसीलिए कोई उतना क्वेश्चन नहीं करता है। तो लेकिन वही टेक्नोलॉजी जब ह्यूमन बीइंग को ही सब एक्सिस्टेंशियल बना रही है, जब उसको ही मतलब न्यूमेरिकल, उसको भी न्यूमेरिकल में ही आंक रही है, तो फिर प्रॉब्लम तहाँ तब आ रही है कि जब इट इज मेकिंग टेकिंग अवे द एसेंस ऑफ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज आई थिंक ना, इट इज अ मेटाफिजिकल एरर जो उस टाइम स्टार्ट हुआ डेकार्ट गैलीलियो के टाइम पे, एंड इट हैज एंडेड अप इन कंफ्यूजिंग आवर साइंस। औ और आई थिंक कभी-कभी तो मैं देखता हूँ कि साइंस क्या है, मिनिमलाइज़ करता है कि थोड़ा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हम निकालें, या फिर कम कुछ एक्सियम या लॉ दें जिससे हम सब कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ और सिंपलेस्ट मॉडल हो। बट टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में देखता हूँ वहाँ पर थोड़ा वो अलग चलते हैं, राइट? मतलब अच्छा। मल्टीपल मॉडल्स आ जाता है, मतलब क्योंकि डब मतलब कुछ ऐसा है कि डीकपलिंग हो गई है, ये जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग भी है, साइंस के प्रिंसिपल से थोड़ा आगे चलती है, मतलब। So I think mostly most technology is not downstream from science. It happens by hit and trial. ओके। एंड ट्रायल करके कुछ निकल जाता है, फिर उसको ना वो बैक इंजीनियर करके उसका थ्योरी निकालते हैं। बहुत टेक्नोलॉजी ऐसी ही होती है। क्योंकि एक तो बहुत ऐसा बड़ी इनसाइट अभी मिली थी कुछ दिन पहले ही कि अब जैसे 1 + 1 = 2, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, राइट? मतलब इवन दैट डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसको या नहीं जैसे किया आप था। मैथमेटिक्स को मैथमेटिशियंस कोई प्लेटनिस्ट होता है तो वो बोलेगा एग्जिस्ट करता है। इसका भी आइडियलिस्ट और प्लेटनिस्ट भी है ना। कोई बोलता है माइंड में है हमारे,
कोई कहते हैं कि वो रियलिटी में है। सो प्लेटो वुड हैव सेड कि 1:1 इज इक्वल टू 2 इज अ परफेक्ट फॉर्म, बट एन आइडियलिस्ट लाइक कांट विल से कि नहीं, वो तुम्हारा माइंड का फिल्टरिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है, वर्ल्ड को ऐसे कैटेगरी में डाल रहा है। वो भी अप टू डिबेट है। कि इट्स नॉट श्योर। चाहे एनिमेशन इंडस्ट्री हो या फिर रॉकेट इंडस्ट्री हो, सबको हमने देखा है कि वो न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। वो कैलकुलस का वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं लगाते, राइट? मतलब वो इनफाइनाइट सीरीज को ज़्यादा यूज़ करते हैं रेदर देन अच्छा। राइट? तो वो बहुत अलग हो जाता है कि जो हमने डिफाइन किया है और लास्ट जो हमारा जो बीएस ग्रेवाल हम पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें लास्ट में ये न्यूटन रैप्सन मेथड और ये सब आता था। वो बता इसका यूटिलाइजेशन है, मतलब नॉट कि जो आपने पढ़ा स्कूल में या बाद में, तो दिखता ही हाँ, राइट। राइट। क्या? अनुजन का जो वर्क है वो ज्यादा प्रैक्टिकल नो हाउ उसका ज्यादा है रादर हाँ, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। राइट। हाँ, हाँ। यूक्लिड एंड एनीवे हमारे जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स में और जो पॉपुलर कल्चर में जो साइंस चलता है, वो 40-50 साल अभी भी बिहाइंड है मॉडर्न साइंस के। तो अभी भी लोग वही एटम को ऐसे ना वो वो ऑर्बिट्स मतलब ऑर्बिट्स बनाते रहते हैं, और एटम का अभी भी स्कूल बुक्स में वही है। पर एटम तो कभी, वो तो एक एब्स्ट्रैक्शन था जो कभी प्रूव ही नहीं हुआ। तो वो तो लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन था। एटम को कभी किसी ने देखा नहीं माइक्रोस्कोप, इट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्शन। इट इज चल मैंने तो इलेक्ट्रॉन का सुना था कि इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा, आप बोल रहे हैं हाँ, किस एग्जैक्टली। हाँ, एटम भी कभी माइक्रो एटम टू लाइक एक होता है ना कि अब जैसे कि हीट वाली जो थर्मोडायनेमिक्स में होता था ना कि एंट्रोपी क्या होती है या हीट क्या होता है। हीट इज द लाइक द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेमेसन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। अभी क्या है कि एटम्स ही अगर एब्स्ट्रैक्शन है तो एंट्रोपी क्या है फिर, है ना? वो एक बहुत बड़ा चेन आ जाता है, जो यहाँ पे यू थिंक दैट एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर भी एब्स्ट्रैक्शन बिल्ड कर और रहे एक हैं, एब्स्ट्रैक्शन है, ओके। बिल्ड कर रहे हैं। मतलब वो और थोड़ा पार्टिकल्स, गणित कमजोर है, मतलब उसका और फाउंडेशन ही पार्टिकल फिजिक्स का तो ये ऐसा है कि पार्टिकल्स आर, दे आर मैथमेटिकल रेगुलरिटीज, दे आर statistical entities, ओके? दे आर नॉट इवन, दे आर जस्ट, और जो फील्ड्स बोलते हैं कि हाँ किस में पार्टिकल्स का एक्साइटेशन हो रहा, फील्ड है। आज के लाइक द नॉर्मल पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसे कोई फील्ड नेट जैसा नहीं है, वो फील्ड मैथमेटिकल है। ओके। वो अच्छा फील्ड मैथमेटिकल है, उसमें अगर आप स्टैटिस्टिकल कुछ एक्साइटेशन हो रहा है, उसको आप पार्टिकल बना रहे हैं। और पार्टिकल जो है, नॉट ओनली दैट, पार्टिकल इज एन ऑपरेटर एंटिटी, मतलब कि गिवन ये एक्साइटेशन मैं एक मॉडल बना रहा हूँ, उसको एक्सियम बना के एक मॉडल में, जैसे इट इज एन ऑपरेटर एंटिटी। तो मान लिया गया है कि चलो ये एक्साइटेशन को हम पार्टिकल ए मानते हैं, और उसके बाद फिर मॉडल बनाते हैं। तो पार्टिकल्स का जो हिस्ट्री है, इट इज लाइक इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी रियल सेंस। एंड again I told you why it is a mathematical abstraction, because we are dealing exclusively with res extensa। हम सिर्फ मेजरेबल क्वालिटीज को ही देख रहे हैं। तो पार्टिकल है क्या? कलेक्शन ऑफ मेजरेबल क्वालिटीज ही तो है वो। तो वो तो रियल है ही नहीं ना, मतलब मतलब it is a shadow of reality, you know what I mean? Like a cube, a face of a cube is not the cube, right? It is like a एक डायमेंशन घटा दिया गया है उसमें। All this is sub-existential is the right word I read in some philosopher's book. Yeah. आई थिंक कल मैं जो आर्टिकल आपका पढ़ भी रहा था, तो मैं एक जगह स्माइल ये कर रहा था कि क्योंकि माया का जो प्रॉपर डेफिनेशन वो मुझे पूरा दिख रहा था कि जो साइंस है जिसमें इतनी ऑडासिटी रही अभी तक कि वो रियलिटी को बेहतर ढंग से वो लॉ निकाल पा रहा है, यूनिवर्स का एक लॉ, राइट? वो भी पूरे माया के दायरे में है, नो वन नोज़ मतलब ये चल क्या रहा है, राइट? मतलब करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, यूटिलिटी ठीक है, बट क्या है किसी को पता नहीं, राइट? हाँ, नहीं, किसी को नहीं पता। एंड देयर आर सम फिलोसोफर्स हू थिंक दैट लॉज़ तो लाइक एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट है। मतलब इन द सेंस के
अगर हम रियलिटी को कार्व करने के लिए निकाल रहे हैं तो उस पार्ट में क्या कर रहे हैं? रियल साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? रियलिटी है उसमें एक पोर्शन कार्व करते हैं। चलो ये रिलेशन, वो रिलेशन, रियलिटी ज़रूरी थोड़ी ना वैसे रिलेशंस के साथ ही आई है। राइट, राइट। राइट। ये आई थिंक वो जो बोलते हैं कि आयुर्वेद और इसमें हम लोग भेद करते हैं कि आप टर्मरिक से करक्यूमिन निकालोगे तो वो आयुर्वेद नहीं रहेगा। अ, हाँ, क्योंकि मेडिकल साइंस कैसे काम कर रहा है उसका भी बेसिस क्या है एटॉमिक थ्योरी, राइट? भले पार्टिकल किसी ने नहीं देखा लेकिन हाँ, एटॉमिक थ्योरी तो वो क्या करते हैं कि आइसोलेट कर देते हैं पूरे यूनिवर्स से हाँ। और राइट। उस प्रॉपर्टी को एनालाइज़ करके उसको मैप करते हैं, फिर वापस से प्रोजेक्ट कर देते हैं कि यही वापस प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसको आइडियलाइज़ेशन बोलते हैं। हाँ, राइट, राइट, ओके, ओके। राइट। हाँ, और फिर बाद में एसोसिएशन ढूँढने का प्रयास करते हैं। मतलब पहले राइट। अब स्कूल में भी क्या था कि हम बोले देखो ड्रैग और लिफ्ट को हटा दो, फ्रिक्शन को हटा दो, हाँ, राइट? आइडियलाइज़ेशन। ये सब करने के बाद उसके बाद और फिर बाद में आता था उसको डाल दो रियलिटी में। हाँ, रियलिटी में। राइट। और जब फ्लूइड मैकेनिक्स में जब आए तब तब जो है पूरा उसमें एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फिर वो सिंपली कोई डिफाइन नहीं कर पाया, वो पूरा एम्पिरिकल है मतलब बड़ा-बड़ा फ़ॉर्मूला दिखता था हमें। कोई सिम्प्लिफिकेशन नहीं है, राइट? एंड आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट भी कर पाता था कि चल क्या रहा है। मतलब हाँ, डेफिनिटली। नावियर-स्टोक्स। नावियर-स्टोक्स विस्कोसिटी को हम लोग कभी मतलब हाँ, डिस्कार्ड नहीं करते थे, राइट? उसको राइट, इंक्लूड करते थे। राइट। ऑफ कोर्स देयर आर सम मॉडल्स व्हिच आर क्लोज़र टू रियलिटी मुझे ऐसा लगता है। कुछ ज़्यादा क्लोज़र। नहीं, एक कोट हुँ। आपके आर्टिकल में मैंने कि अ, मॉडल्स आर फॉल्स, सम आर यूज़फुल ऐसा कुछ था? क्या था वो? हाँ, मॉडल्स में बी ट्रू एंड फॉल्स बट देयर इज ऑल्सो अ थर्ड पॉसिबिलिटी दे आर इररिलेवेंट। अभी इसका मीनिंग क्या है? इररिलेवेंट भी है। मीनिंग क्या है कि देखिए न्यूटन ने ग्रेविटी के लिए थर्ड थ्री लॉज ऑफ मोशन निकाले थे। तो वो क्या है ना वो हमारे स्केल पे काम करता है, ह्यूमन स्केल पे। राइट, हाँ, राइट। पर जैसे ही हम उसका स्केल नीचे गए, मतलब प्लैंक स्केल पे गए या फिर रिलेटिविटी के स्केल पे गए तो मॉडल ही फेल हो जाता है, राइट? उस लेवल्स पे तो मॉडल इर्रेलेवेंट है ना? वो क्या है कि वो अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियलिटी एट आवर पर्टिकुलर स्केल है। तो इट इज़ फेलिंग एट दोज़ लेवल्स, सो इट इज़ बिकमिंग इर्रेलेवेंट। तो वही बात है कि models can never be the correct way to get at reality because first they are approximations and second a new model will always come to replace the model जैसे ग्रेविटी में जब आइंस्टाइन आए उन्होंने क्या किया कि मॉडल ही ऐसे चेंज कर दिया ग्रेविटी को उन्होंने रियलिटी मतलब सरफेस का ही पार्ट बना दिया स्पेस स्पेस साइज टाइम कर्वेचर बना लिया कर्वेचर ही बना दिया वो क्या किया ना दिस इज ऑल्सो वेरी आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोजेक्ट ऑल्सो क्योंकि न्यूटन ने क्या किया था कि जैसे कि ऑन्टोलॉजी में जो एक हायरार्की होती है कि कौन सी चीज़ पहले आती है और कौन सी बाद में तो पहले न्यूटन के लिए कंसेप्शन में पहले मासेस था मासेस के बीच के जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है वो ग्रेविटी था राइट तो पहले मासेस आया लेकिन आइंस्टाइन के कॉन्सेप्शन में पहले रियलिटी का कर्वेचर है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्वेचर के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस पे उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा या है ना? तो वो उस पे ग्रेविटी फिर अप्लाई मतलब फोर्स बाद में आया, बट ग्रेविटी इज़ ऑटोलॉजिकल प्रायर मतलब ग्रेविटी इज़ कमिंग बिफोर द मासेस। बिफोर द मास। मास कम्स इन तो ये क्या हुआ कि उन्होंने ऑन्टोलॉजी को चेंज किया, कौन-सा चीज़ कहाँ है, तो का नहीं उसका प्रायोरिटी चेंज कर दी, तो एक नया मॉडल आ गया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो ह्यूमन का जो बीइंग है उसको सबसे पहले रख देंगे तो बहुत है ना बिफोर द माइंड अगर बीइंग रख दे ऑन्टोलॉजिकल हायरार्की में वो चेंज कर दे तो बहुत सारे चीजें वहां से निकल के आएंगे और बीइंग ब्रीइंग को प्रायर कर दे तो मुझे इस बात से वो याद आया ओके, कि ओके। या तो आई थिंक ये कॉन्शियस आपकी कोई बात रह गई अगर आपको ऐड करना हो फिर एज आई एम लाइक जस्ट स्पीकिंग एज इट कम्स टू माय माइंड हाँ ओके, ओके। तो अभी कोई भी फील्ड आते हैं पे जेनेटिक्स वाले आते हैं, मेडिकल साइंस वाले आते हैं, अ क्वांटम फिजिक्स वाले भी इवन आते हैं। सब एक एक जगह कहते हैं कि कॉन्शियसनेस अगर हम समझ पाएँ तो शायद हम जोड़ पाएँ सारा चल क्या रहा है। तो ये वेस्टर्न पैराडाइम में ये डिस्कशन कहाँ पे है? यदि इस पे अगर कुछ आप जोड़ पाएँ? हाँ, सो क्या हो गया कि वेस्टर्न पैराडाइम में अब रियलाइज़ेशन तो है कि ऑब्ज़र्वर को लाना पड़ेगा भाई।
बट ऑब्जर्वर तो पैराडाइम में मतलब वो जो पूरा जो पैराडाइम है उसमें शुरू में ही तो हट गया है, क्योंकि सब कुछ तो ऑब्जेक्ट का मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पे ही चला गया है, सेंसोरियम तो है ही नहीं। तो अब उसको वापस इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए वो पहले से ही इंटीग्रेटेड होना चाहिए था। जो पार्टीशन बाइफरकेशन में ऑब्जर्वर पहले ही हट गया था। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है ना कि उन्होंने देखा कि जब जब ऑब्जर्वर के बिना क्वांटम द वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं करता है, उसके ऑब्जर्वेशन में ही कोलैप्स करता है। बट वो बेसिकली क्या है कि वो जो सेंसर्स है ना, उनको उसकी जरूरत है इन द एंटायर इक्वेशन। तो अब वो इक्वेशन के ऑलरेडी मॉडल्स बने हुए मॉडल्स में कैसे घुसा देंगे वो सेंसेस? तो सेंसेस को तो कैप्चर करने का तरीका ही नहीं है उसके पास। तो वो अलग बहुत सारी थ्योरीज है कॉन्शियसनेस के ऊपर है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें वो ना उन्होंने किया है कि जो नेट इंफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स इन द ब्रेन, आई एम नॉट एग्जैक्टली वेरी, आई नो अ बिट लेकिन नॉट अ लॉट, नेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, उसको वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या फिर एक ग्लोबल मतलब ये थ्योरी। मैं समझ गया, इसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे, इमर्जेंट। हाँ, एक तो वो ये मानते हैं कि मैटर से, जो मटेरियलिस्ट साइंटिस्ट है ना, वो ये मानता है कि मैटर से ही निकला है, फिनोमेनन है वो मैटर से ही निकला है। लेकिन कई लोग अब चेंज होने लगे हैं कि नहीं, कॉन्शियसनेस ही प्राइमरी है। पर कॉन्शियसनेस क्या है? वो तो होल, मतलब आई नाउ डोंट अंडरस्टैंड दैट। यू हैव टू मेक द एम्बॉडीड ह्यूमन बीइंग एम्बॉडीड व्हेन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन रियलिटी, तो एक अलग साइंस निकलेगी, जो अपनी ऋषिज की साइंस है। उसमें कॉन्शियसनेस भी है और वो तो मैथमेटिक्स भी साथ में ही आ गया ना। राइट। वो और एक बाइफरकेशन है। मेथोडोलॉजी का भी पार्ट है जो साइंस में मैं देखता हूँ कि फॉल्सिफिकेशन का पूरा ये तरीका है, राइट? कि एक हाइपोथेसिस है, उसका एक कंक्लूजन, उसको फॉल्सिफाई करने वाला पॉइंट ढूंढो और उस हाइपोथेसिस को या तो चेंज करो या अपग्रेड करो, ठीक है? राइट, राइट। तो अभी कुछ सीनियर्स हैं मेरे, संस्कृत में और भारतीय ज्ञान परंपरा में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक सोचने वाली भी बात है। पहले तो ये कन्फ्यूजन को दूर कर देना है कि टेक्नोलॉजी के वजह से हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं साइंस का, बट साइंस जैसे चल रही है और टेक्नोलॉजी जैसे चल रही है, दोनों को पहले अलग कर दें, ठीक है? हाँ, तो वो नहीं तो कन्फर्मेशन बायस एक आ जाएगा, देखो भाई गूगल है, स्मार्टफोन है, तो तुम साइंस को ऐसा क्यों हो कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं? तो उसको तो पहले अलग करो, क्योंकि दोनों के लोग भी अलग है, काम करने का तरीका भी अलग है, मेहनत भी अलग है, राइट? बिल्कुल। तो उसमें वो कहते हैं कि फ़ॉल्सिफ़िकेशन मतलब पहले आपने उसकी एंट्री करवाई कैसे? यदि वो गलत ही है, मतलब वो पहले लेजिटिमाइज़ हुआ कैसे? मतलब आप उस प्रोसेस को ही देखिए कि फ़ॉल्सिफ़ाई होना चाहिए, तभी वो साइंटिफ़िक है। तो वो रहे कि वो मेरे अंडर ऑब्ज़र्वेशन, मेरे एनालिसिस का पार्ट ही कैसे बना जब वो फ़ॉल्सिफ़ाई हो जाएगा बाद में जाकर के, राइट? नहीं, क्योंकि अच्छा, ओके, ओके, प्लीज़ आप कंटिन्यू। बोलिए आप। नहीं, बिकॉज़ हाइपोथेसिस क्रिएशन जो है, वो वो तो पता ही है कि वो इट मूव्स बाय वन डेथ ऑफ वन हाइपोथेसिस एट अ टाइम। बिकॉज़ द पॉइंट इज़ कि साइंस इज़ नॉट मॉडल मेकिंग जो है, वो राइट प्रूव नहीं करता है किसी चीज़ को। मॉडल्स डोंट प्रूव एनीथिंग राइट, दे प्रूव इट रॉन्ग। तो रॉन्ग ही प्रूव करना मेथोडोलॉजी है। तो इसीलिए वॉइस हाँ, रिप्लाई वॉइस रिप्लाई तो दूसरा वो पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि वो जो मॉडलिंग है, वो मैथमेटिकल मॉडलिंग ही बेसिकली साइंस है और हमें एकदम पता ही है कि वो परम सत्य कभी नहीं है, क्योंकि उसको नहीं, गलत बिल्कुल वो होना है। अप्रॉक्सिमेट रियलिटी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अप्रोक्सीमेट हाँ, हाँ। तो यदि मेरे पास एक दूसरा तरीका हो जिसमें हम सत्य को तत्व बोध जो हम कहते हैं एज़ राइट, इट इज़, यस, या तो इट इज़। वो ऑब्वियसली वो फॉल्सिफाएबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट वुड बिकम एसाइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक, राइट? या बट ट्रू, ट्रू, साइंस डोंट हैव मोनोपोली ऑन ट्रुथ, पहला तो ये, ठीक है ना? डेफिनिटली, या। तो कुछ मैं इनसाइट शेयर करना चाहूँगा, जो उस दिन मैं बात कर रहा था कि हमारे ऋषि या ऋषि कनात ये सारे इतने स्मार्ट हैं कि इन्होंने कैटेगरी बनाई कैसे है, तो गुणों के आधार पर बनाई है। हमारा जो नामकरण भी है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे होता है। जो सबसे पहले, अगर मैं पंचमहाभूत से स्टार्ट करूँ,
तो प्रॉपर्टीज है, लोगों ने उसे अ, अग्नि को आग समझा, राइट? जो अपह है उसको जल तत्व समझा, वायु है उसको एयर समझा। वो जो ग्रीक का अपना जो नोमेनक्लेचर है, जो ईथर वाला, और उससे लोग समझते हैं कि दीज आर द, बट सुभाष काक जी का या किसी का भी आप देखोगे तो वो डिफाइन क्या करता है, अग्नि तत्व इज द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। अच्छा, ओके, ओके। हुँ, आग नहीं है वो थर्मल है पूरा। थर्मल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो अग्नि तत्व का उसमें ये होगा। हाँ, किसी में अगर फ्लूइडिटी है तो हुँ, वो जल तत्व है, इट्स नॉट वाटर। ओके, हुँ, ठीक है, तो इसका मतलब मैं मॉलिक्यूलर लेवल की एंटिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली बात। हाँ, हाँ, ओके। रिडक्शनिज़्म नहीं है वो। हाँ, रिडक्शनिज़्म नहीं है। मैं मेरा जो लेंस है, नॉलेज जो भी मेरी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर है कि या गुण है इसमें, उसके हिसाब से मैं इसका नामकरण करूंगा। सीधा-सीधा बात है। और वही मेरी कैटेगरी है, जो भी एनालिसिस का जो हम फंडामेंटल कैटेगरी बना रहे हैं, अणु भी जो है वो ये कह रहा है कि 4 अणु बन करके एक रियलिटी बनती है। मतलब अ, ये कोई एटम नहीं है। अब हुँ। ये भी मैं जब देखता हूँ कि बहुत लोग जब ये क्लेम करने लगते हाँ, अभी तो एटम ही हैं प और एटॉमिक है ना? थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, बट वो नहीं है, राइट? हाँ, अ, वो नहीं है तो अ, क्योंकि अगर गलत भी है लेकिन थ्योरी रूप में भी अगर हम बोले कि आयरन क्या है, तो आयरन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लिकेशन इज आयरन, राइट? मतलब उसको उसका रेप्लिकेशन होगा, वो उसका रियलिटी बनेगा। देयर इज नथिंग एल्स। मतलब कुछ और आ जाएगा तो वो आयरन नहीं होगा, वो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा या कुछ और बन जाएगा, राइट? बट यहाँ पर अगर कोई मेल्ट कर रहा है, और यदि मेल्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जा रहा है हीट करने के बाद, तो इसका मतलब उसमें जल तत्व नहीं है, जल का अणु नहीं है। दैट्स ओह! हाउ ओके, दे डिफाइन। ओके। हाँ, ठीक हुँ। है, तो वेरी डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज़। हाँ, डिफरेंट है। और और वो एक एक जो एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसर, मतलब इवोल्यूशन में पहले एक्सपीरियंस को आना पड़ेगा, राइट? ऐसा है, मतलब ऑर्डर हाँ, है। इसका मतलब कहते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श ये पहले आता है। कौलिया। हाँ, जो क्वा- कौलिया जी को पहल कहते हैं। हाँ, ये पहले है इवोल्यूशन में, और पंच महाभूत बाद में आते हैं। हाँ, वो हाँ, राइट। हाँ, और सांख्य दर्शन के अनुसार ये एवोल्यूशन का सबसे आखिरी एवोल्यूशनरी पार्ट है, मैटर का आना मैटर। आखिरी है। ये पहला नहीं है, ये आखिरी है। जब पृथ्वी तत्व आता है, पृथ्वी तत्व जब तक नहीं आया है तब तक कुछ भी आपको वो, क्योंकि जो आप कह रहे हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो रूप है, जिसमें रूप होगा वही दिखेगा हमें। आग में रूप है तो दिख रहा है, गैसियसनेस में रूप नहीं है तो वो नहीं दिखेगा। हुँ, लेकिन उसमें मूवमेंट की प्रॉपर्टी है, तो वो कह रहे हैं कि तो वायु तत्व को मूवमेंट के हिसाब से पता है। लेकिन फैसिनेटिंग पार्ट ये हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, जो मतलब साइंस के डोमेन में भी है या नहीं भी है, कि मटेरियल रियलिटी सबसे आखिरी एवोल्यूशनरी पार्ट राइट, है। राइट। सटल से मटीरियल हुआ है, सबसे सटल पहले है। और उस जो जितना सटल है वो उतना विशाल है। ये भी एक थ्योरी है। वो उतना रियल भी है क्या? उसमें उसकी नहीं, यानी रियलिटी रियल है। हायर है ओरिजिनोलॉजी उसकी? मैं और रियलिटी थे नहीं, परमानेंस उसकी ज्यादा बेहतर हो जाती है। मतलब उसका जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा बड़ा होता है। लाइफ स्पैन, ओके। मतलब जैसे अगर इवोल्यूशन को अगर शुरू से देखें कि पुरुष तत्व है और प्रकृति है, ठीक है? मैं कोई भी एडवांस इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस की नहीं बात कर रहा हूँ। जो सबसे सिंपल है भारतीय दर्शन में वो सांख्य का है, ठीक है? ओके। तो पुरुष जो है वो टेक्निकली अ, जो मोर और लेस चेतना के स्तर पे जो हम समझते हैं, हुँ, ठीक है? कॉन्शियसनेस जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि मटेरियल रियलिटी समाप्त होने के बाद भी वो बची रहेगी, ये बहुत बेसिक है। तो ये कोई ब्रेन का इंफॉर्मेशन का वो उससे कोई क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं आई है। वो नहीं भी होगी तो ही ये रहेगी, पहला तो ये, ठीक हुँ। है? तो चेतना को मैटर नहीं चाहिए, बल्कि मैटर को चेतना चाहिए, आई सी या ठीक है? तो वो जो पुरुष है वो फिर प्रकृति प्लस कृति हम बोलते हैं उसे। मतलब कृति मतलब क्रिएशन,
एंड प्रकृति मतलब बिफोर क्रिएशन। ओके। ठीक है, हिंदी में नेचर बोल देते हैं, बट संस्कृत में जो प्रकृति है इट्स बिफोर। तो बिफोर क्रिएशन इज व्हाट, मतलब जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके पहले की बात हो रही है। हम्म। ठीक है, तो वो पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तब उसका बोलते हैं इक्विलिब्रियम जो है वो टूटता है। हाँ हाँ हाँ। और इक्विलिब्रियम किस चीज का, तो हम कह रहे हैं सत्व रज और तम। अब ध्यान से देखिए, बहुत सालों तक मैं ये भी ढूंढ रहा था कि ये है क्या, मतलब बड़ा परेशान होता था कि ये पता क्यों नहीं चल रहा है मुझे कि क्या है सत्व रज तम क्या है। फिर याद आया कि यहाँ तो प्रॉपर्टी की ही बात होती है ना, केवल सिर्फ कौलिया की बात होती है, हाँ। वाल होती है, मतलब एक्सप्रेसिबल वही है ही। तो आ, नदी को, उसमें डायनेमिज्म है, पहाड़ में स्थिरता है, और लाइट में मतलब प्रकाश है, क्लैरिटी है, और नॉन मटेरियल है बहुत हद तक, राइट। ठीक है, तो यही सत्व रजतम है। अगर मैं एनालॉजी दूं तो, कि नदी जो है वो रजोगुण है, उसमें जो डायनेमिज्म है, पहाड़ में जो पृथ्वी तत्व है दैट हैवी वो तमोगुण है, इनर्शिया मोर और लेस, एंड लाइट इज जो सटल है। अ, और नॉलेज भी कब होगा, जब अंधेरे में जब लाइट आती है तब पता चलता है कि यहाँ पर क्या रखा है। तो नॉलेज सेल्फ का एलिमिनेशन। इल्यूमिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो भी सत्व गुण से रिप्रेजेंट। तो ये तीनों का कहते हैं इक्विलिब्रियम टूटता है, हम्म। तो वहां से बोलते हैं महत तत्व का जन्म होता है, जिसे इंग्लिश में मोरलेस कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो टर्म आता है, कि सब कुछ जो चल रहा है ना, अमीबा ऐसे काम कर रहा है, नदी ऐसे ही बह रही है, चींटी ऐसे ही काम कर रही है। इफ यू वांट टू थिंक कि इंटेलिजेंस है, राइट, नेचर में हर कोई अपना अपना कुछ काम कर रहे हैं। अब कोई से बोल दे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी है, उसका हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, जेनेटिक, कुछ भी बोल दे हम, लेकिन जो इंटेलिजेंस दिखता है हमें, ठीक है, कि संख्या बढ़ा रहे हैं, जीव अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो जो एंट्रोपी जो बढ़ने के डायरेक्शन में जो भी हम टर्म यूज करते हैं, तो वो वो महत्तत्व है। और वो पहला मतलब एंटिटी है, तत्व है, जो पुरुष और प्रकृति के बाद आता है। वो तो इंटेलिजेंस भी पहले आ गया है, अभी तक मटेरियल रियलिटी नहीं आई है। हम्म। या। ठीक है, राइट। एंड देन उसमें कहा जाता है कि अहंकार, अब हिंदी में अहंकार घमंड होता है, राइट। संस्कृत में होता है आई। कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इंडिविजुअलिटी जो है, मतलब ये जो वननेस है, ये जो ब्रेक होता है किस लेवल पे, ये जो महत है, ये सबका अपना अपना जो बुद्धि बनता है, दैट इज कॉल्ड, वो अहंकार तत्व से होता है। ठीक है, जी। और वहां पर अब क्योंकि सत्व रजतम अ, ही शुरुआत से उसी का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, धीरे 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 धीरे, राइट। और वो भी किसका रिप्रेजेंटेशन है, प्रकृति का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको डिस्टर्ब किया है पुरुष ने, उसको या एक्टिव किया है इन द सेंस। ओके। एक्टिव बाय कैसे होता है? कांटेक्ट से होता है? कैसे होता है? एज़ इन व्हाट इज़ प्रोसेस? देखिए हुँ। कांटेक्ट, जब कॉलिया आई ही नहीं है हाँ। फिजिक, तो कांटेक्ट वर्ड भी हम कैसे प्रयोग, हाँ, अभी कंसीव नहीं हो पाएगा वो फिर। कंसीव राइट। कैसे होगा, ठीक। ठीक है, तो कंसीव करना कठिन है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, कि ये जो अहंकार है, इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन बट जाएगा। राइट। और तीन नहीं, दो ही में बटता है, बट सत्व और तम का एक कॉम्बिनेशन, सत्व एंड रजोगुण का एक कॉम्बिनेशन है, एंड रजोगुण एंड तमोगुण का एक कॉम्बिनेशन है ना। रजोगुण इज डायनामिज्म, या। मोर और लेस। ठीक है, तो एक्टिविटी वाला जो पार्ट होगा बिना रजोगुण के नहीं होगा। हुँ। ठीक है, और कोई भी रियलिटी, ये तीनों गुण का ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। मतलब कोई अगर जब बोल रहे हैं कि आलसी व्यक्ति है, तो बोले ये बड़ा तामसिक व्यक्ति है, लेकिन उसमें भी सत्व है, उसमें भी रजोगुण है। तीनों के बिना कोई रियलिटी नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट तमोगुण नहीं होता, एब्सोल्यूट रजोगुण और सत्वगुण नहीं होता। ये इंटैंगल्ड है हमेशा। ठीक है। राइट। बस प्रभाव किसी का बढ़ जाता है तो दो का घट जाता है, एक का बढ़ जाता है, दूसरे दो का घट जाता है, बस। और जब सत्व का बहुत प्रभाव बढ़ जाएगा तो वही लाइट है हुँ। टेक्निकली। राइट। ठीक है, तो
फिर वो कहते हैं कि जो सात्विक अहंकार है वहां से मन और ये जो क्वालिया जो आप बोल रहे हैं, क्वालिया तो तामसिक जो तन मात्रा जिसे हम कहते हैं, तो राजसिक और तामसिक के इवोल्यूशन से आया और इधर वाले से मन आया, जिसमें से इंद्रिय सेंस परसेप्शन जो है वो सात्विक और राजसिक के मिक्स से जो आया, उसमें सेंस परसेप्शन, मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, मतलब 11 इधर निकल गए और 5 रूप रस गंध स्पर्श, 5 जो तन्मात्रा है क्वालिया, एंड 5 जो महाभूत हैं 10। तो ये 10 और इधर 11, ये 21 हुए, ठीक है। और ऊपर 4 पुरुष, प्रकृति, महत एंड अहंकार, तो 25। ये 25 तत्वों से हम इवोल्यूशन को समझाते हैं। 36 तत्व टोटल, ठीक है। मतलब पुरुष प्रकृति के पहले और 11 हैं, वो अलग है वो, क्योंकि टोटल जो शारदा पीठ जो अब नहीं रही कश्मीर में फंक्शनल, तो वो 36 तत्व में पूरी रियलिटी को बताते हैं। वो शिव और शक्ति से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो ये पहले 11 क्या है उसकी तो बात करना ही लोगों के सामने अभी कठिन है। बाद के 25 क्योंकि कॉन्शियसनेस क्योंकि डिस्कशन में आ चुका है, इसलिए हम पुरुष तत्व को ले आए, राइट, राइट, ठीक है। ओके। और हाँ, और हम प्राइमोर्डल एलिमेंट की भी बात करते हैं कि प्राइमोर्डल पहला फर्स्ट मैटर कैसे बना, वो तो हम प्रकृति को ले आते हैं। है। तो तो इस ये जो सीक्वेंस है, तो लेकिन सीक्वेंस में सबसे पहला क्या था? पुरुष, राइट। हम्म। तो कॉन्शियसनेस से मैटर निकला है, ये यही अद्वैत का एक स्वरूप है, हम बोलते हैं। मतलब यू कांट आइसोलेट कि ये चेतना है और ये मैटर है। और ये तो कपल्ड अरविंद घोष की भाषा में ये कहेंगे, क्योंकि कोई पूछेगा ना कि तो ये पत्थर में कहाँ चेतना मुझे दिख रही है, राइट? तो वो कहेंगे कि वो अभी लैटेंट है, अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि वो एक्सप्रेस कर पाए। ट्रू। आप ये भी बोल सकते हैं कि उसका वो सत्व गुण उसमें है नहीं, अभी उसमें तमोगुण बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके एक तो आप यहाँ पर देखिए कि एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन हाँ, चेतना की बात है, इंटेलिजेंस की बात है, क्वालिया की बात है। तो जो लगती है, अनुभव का डायमेंशन में है, वो सारी चीजें हैं बेसिकली। ट्रू। हमारे एक सेंसरी परसेप्शन। हाँ। में है, या वही लॉजिकल फ्रेम से भी लगता है, यू कैन थिंक, Yeah. नॉट जस्ट मैथमेटिकली बट बिना मैथमेटिक्स के भी आप इसमें आगे जा सकते हैं। तो एक तो ये था कि हम मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं, हम पद वाक्य प्रमाण मॉडलिंग बेसिकली करते हैं। मतलब जो मैंने आपको पिछले एक सेशन में भी एक बात की थी कि अ, हमारा ब्रह्म भी शब्द ब्रह्म है। अक्षर अक्षर का मतलब ये होता है जिसका क्षय ना हो, मतलब जो परमानेंट है। तो ध्वनियों से और शब्दों से ही ब्रह्मांड बना है, ऐसे करके दैट्स हाउ वी डिफाइन स्टार्टिंग पॉइंट। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक गुणों के आधार पर हमने पूरा कैटेगराइजेशन किया है, नॉट ऑन एब्स्ट्रैक्शन बट जो हम परसीव कर पाते हैं, राइट। एंड प्रत्यक्ष इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर एनालिसिस, जो साइंस में नहीं है। साइंस में लॉजिक या डिडक्शन, अनुमान प्रमाण में सब है, प्रत्यक्ष नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन है, वो ना डाउन स्ट्रीम, मतलब वो सेकेंडरी जो डेरिवेटिव है ना, वो एब्स्ट्रैक्शन है, वो उसी में काम करते हैं। कभी डायरेक्टली जो आप टच नहीं करते हैं, हाँ, कभी नहीं। टच ही वो नहीं करते। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन मैथमेटिक्स और उस मैथमेटिक्स को रियलिटी मान रहे हैं। तो इट इज अ सेकंड ऑर्डर, मतलब सेकंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऋषि गौतम का मैं देख रहा था, तो ऋषि गौतम भी इन अ सेंस भगवान को मानते हैं, राइट। या ऋषि कणाद, बहुत बाद में मुझे पता चला कि वो अनुमान प्रमाण से मानते हैं। जैसे कि कोई अगर बोल दे कि देखो तुम अर्थ की पोजीशन देखो, अगर तुम 10 सेंटीमीटर दूर कर दोगे तो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, 10 सेंटीमीटर सामने कर दोगे, मतलब एक इतना परफेक्ट किया है यूनिवर्स, तो कोई प्रिंसिपल। हाँ, कोई आर्किटेक्ट होगा ही होगा। हाँ, हम्म। यूनिवर्स का आर्किटेक्ट हो, तो इसको क्या बोलेंगे? ये अनुमान प्रमाण है, या साइंस में गॉड ऑफ गैप्स, क्योंकि साइंस पहुंच नहीं पाया है, तो यू आर फुलफिलिंग द गैप विथ डेफिनेशन ऑफ गॉड। एक दूसरा होगा जो गॉड को प्रत्यक्ष किया होगा, राइट। हाँ, 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 हाँ। तो
ऋषियों में भी एक लेवल है कि कुछ ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया नहीं है। ओके। वो भी कुछ लेवल पे मॉडलिंग कर रहे हैं, मैथमेटिकल नहीं है, हाँ, है, राइट। राइट? करना पड़ता है, जब सत्य नहीं डायरेक्ट आता है तो मॉडलिंग ही करना पड़ता है। राइट? तो ऋषियों का भी ले इसलिए अलग-अलग संप्रदाय मतलब क्योंकि हर जो संप्रदाय है या मत है वो एक लेवल ऑफ ट्रुथ तक पहुँचे, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ठीक है? और बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो आगे नहीं बढ़े हैं। तो आगे नहीं बढ़े हैं तो सबका अपना अलग-अलग रियलिटी बन जाता है और फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, राइट? लेकिन ऋषियों में भी लेवल्स हैं। सो यू आर सेइंग राइट, ये जो आपने भी बताई ना बात कि जो यूनिवर्स है ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही परफेक्टली बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ्स एज है, राइट? तो इसको साइंटिस्ट लोग बोलते हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट ऑल द कांस्टेंट्स ऑफ नेचर आर सच दैट इट इज जस्ट परफेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो उसको कैसे आपने बोला कि ऋषि वुड से कि गॉड ऑफ द गैप्स, राइट? तो क्योंकि आज के मेटाफिजिक्स में, आज के पैराडाइम में गॉड नहीं आ सकता, तो पता है उसकी वजह से क्या आया है? मल्टीवर्स। क्योंकि उनका कहना है कि इतने सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज इज देयर, लेकिन हम उसी में एग्जिस्ट करते हैं जो ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्ट करने के लिए पॉसिबल है, इसीलिए हम उसको देख पा रहे हैं। उसको एंथ्रोपिक प्रिंसिपल बोलते हैं। तो बेसिकली इट्स अ सर्कुलर आर्गुमेंट, हाँ, क्योंकि हम वही देख पा रहे हैं जिसके लिए हम अ, जिसमें हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम वो देख पा रहे हैं। तो वो उसको मल्टीवर्सेस से एक्सप्लेन अवे करती थी, क्योंकि वो को गॉड नहीं लाना है इधर। तो जो आप गॉड बोल रहे हैं वो मल्टीवर्सेस, उनका सॉल्यूशन मल्टीवर्सेस है उसके लिए। बट इट इज़ अ इक्वली बैड आइडिया, क्योंकि उससे कुछ नहीं, इट इज़ नॉट गिविंग मी आंसर्स टू व्हाई दिस इज़ हैपनिंग इन माय यूनिवर्स और व्हाई दैट इज़ हैपनिंग। इट इज़ जस्ट सेइंग दैट देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, तो हमारे यूनिवर्स में ये पॉसिबिलिटी है। तो वो कोई आंसर नहीं है। वो तो मतलब इट इज़ अ नॉन आंसर। तो अभी जो भारतीय मॉडलिंग करने वाले भी हैं वो रिलाय करते हैं जो हमारा अभी मतलब सपोर्ट सिस्टम है क्योंकि अभी हम लोग खुद अपने नॉलेज सिस्टम को क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं तो नव्य न्याय इज द आवर स्टार्टिंग पॉइंट। नव्य न्याय ये एडवांस फॉर्म ऑफ न्याय है जो ऋषि गौतम और ऋषि कणाद को एक साथ लाता है। इट्स जैसे हम बोलते हैं ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी को साथ लाना, ये टेक्निकली वही है, कोलैप्स नहीं है, ये अ, साथ लाना है बस। वो तो कैटेगरी एरर है। हाँ। राइट। न्याय दर्शन है 16 जो एलिमेंट है तर्कशास्त्र का कि प्रमाणित कैसे करते हैं, वैलिडेट कैसे करते हैं, ये मेरा वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो वही मेरा हाउ वी नो व्हाट वी नो जो एपिस्टेमोलॉजी है वो आ गया न्याय से। और ऋषि गौतम का जो हम बोलेंगे द्रव्य है, गुण है, कर्म है, समवाय है, अ, तो ये अ, और लॉजिक इसका मिलाने से जो आता है उसे हम कहते हैं नव्य न्याय। और यही अभी मॉडलिंग में लोग यूज कर रहे हैं नव्य न्याय को टेक्निकली। तो पूरी मॉडलिंग ही ये शब्दों के आधार पे तो लिंग्विस्टिक मॉडलिंग जो मैंने कहा था कि मॉडलिंग ऑफ यूनिवर्स ही लिंग्विस्टिक है हमारी। राइट। इट्स नॉट एंड ऑन दैट वी कैन रिलाई मतलब वो चेंज नहीं हो रही है मतलब क्योंकि डायनामिज्म है, इवोल्यूशन है, चेंज है तो कई चीजें बदल रही हैं। तो क्या नहीं बदल रही है उसके हिसाब से भी हम अपने एनालिसिस को एंकर कर सकते हैं कि देखो भाई ये तो कम से कम नहीं बदल रही है तो वहां से आप अपना एनालिसिस कर सकते अच्छा, तो तो इसमें फोनेटिक्स भी तो आएगा ना? फोनेटिक्स तो हो। बहुत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। राइट। बल्कि बल्कि जो मेटाफिजिक्स ही है मतलब अब देखिए अगर दर्शकों को भी मैं बता पाऊँ कि अच्छा चेंज क्या हो जाएगा? अगर मैं पैराडाइम को बदलूँ, तो मैं हाँ। बहुत लोगों को बताता हूँ कि आयुर्वेद 2 पार्ट में लिखी गई है। हाँ। एक को बोलते हैं युक्ति व्यपाश्रय, ठीक है? व्हाट इज़ युक्ति व्यपाश्रय? कि एक बीमारी हुई है, उसका डायग्नोसिस होगा, हर्ब ढूँढेंगे, मिनरल ढूँढेंगे, कोई भी ढूँढेंगे, उसका क्योर करेंगे। दैट्स युक्ति व्यपाश्रय, ठीक है? जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल, हर्बल इस्तेमाल, लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, जो भी है, युक्ति, टेक्नीक, ठीक है? दैव विपाश्रय क्या होता है? दैव मतलब क्या होता है कि अ,
आप कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र हो, कर्म भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। ओके। ठीक है? तो फ्री विल जो है या जो हम कहते हैं तो डिटरमिनिस्टिक यूनिवर्स है जो हुँ। बेसिकली इमैनुअल कांट को भी मैं देखता हूँ या बहुत लोग जो थे कि न्यूटन की वजह से डर भी गए थे कि डोमिनो इफेक्ट की बात कर रहे हैं मतलब हर चीज डिटरमिनिस्टिक हो गई कॉज एंड इफेक्ट है तो भाई वही चीज चूज करने का सेंस ही क्या रहा मतलब एवरीथिंग इज तो गुड एंड बैड को भी आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे तो ये इमैनुअल कांट वहां पर आते हैं लेकिन महाभारत भी कह रहा है ये कह रहा है कि बीज के रूप में प्रारब्ध मिल रहा है आपको फील्ड को खेत को तैयार करना है तब वृक्ष बनेगा तो फ्री विल है एक्ट करने का ठीक है हाँ, बट आप एक्शन कर का ठीक है बट एक्ट का क्या फल मिलेगा उसका फ्री ये नहीं है वो लॉक्ड है वो इट्स लॉक्ड है। ठीक है तो दैव पाश्चात्य ये कहता है क्योंकि मेरे मेटाफिजिक्स में मल्टीपल लाइफ्स है री हुँ। इनकारनेशन है ठीक है पुनर्जन्म है बार बार है और संस्कार भी है, चेतना भी है, जो बॉडी खत्म होने के बाद भी लाइफ फॉर्म्स टू लाइफ फॉर्म्स जाती है, इसका मतलब उसका भी इम्पैक्ट है, ठीक है? और क्योंकि उसका इम्पैक्ट है, तो वो युक्ति व्यपाश्रय से सॉल्व नहीं होगा। हुँ, ओके। अगर कोई चीज़ कर्मों के कारण है, तो वो कर्मों से ही सॉल्व टेक्निक से होगा। सॉल्व नहीं होगा। ओके। इसलिए इट एक्सप्लेन्स व्हाई फॉर द सेम डिज़ीज़ 10 लोगों को अगर सेम ट्रीटमेंट मिले, तो 4 लोग ठीक हो जाते हैं, 6 लोग नहीं हो पाते हैं। ट्रू, ट्रू, दैट एब्सोल्युटली। एक्सप्लेन्स तो युक्ति व्यपाश्रय इज गोज टू मंत्र लेवल कि मंत्र जो है मंत्रों का प्रयोग करना है ठीक है तो मंत्रों का प्रयोग करना है तो मन को जो त्राण कर देते हैं उन्हें मंत्र कहते हैं ठीक है तो वो जो आजकल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोल रहे हैं वो दैव व्यपाश्रय में बहुत पहले से है अच्छा। जो इन्होंने माइंड और बॉडी और सोल ये 3 कैटेगरी बनाई ना मतलब 3 अलग-अलग कर दिया राइट? सोल को तो अब गायब कर दिया पूरा। सोल तो है ही नहीं। हाँ, सोल तो है ही नहीं। वो प्लेटो, सोक्रेटिस के बाद एरिस्टोटल में ही गायब हो गया। गायब हो गया। हाँ, तो वहाँ पे लेकिन सोल के लेवल पे भी अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा है, बहुत कुछ चलता है राइट? लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, बट समहाउ जो रिसर्च पेपर मैंने देखा उसमें वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोल के पेपर पब्लिश करते हैं। रीइंकार्नेशन वर्ड नहीं यूज़ कर पाते जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो हाँ, राइट, राइट, राइट। इसका जो है नॉट अलाउड। यस। हाँ, नॉट अलाउड तो अगर ज्ञान परंपरा में एपिस्टेमोलॉजी बदलती है तो मेडिकल साइंस और सुंदर हो सकता है और बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, राइट एब्सोल्यूट राइट हाँ, बहुत सारी चीज़ों का इलाज मिलता है, जैसे मैं इस पे एंड करना चाहूंगा मैं अपनी बात कि जो भी समस्या है ना मेंटल डिसऑर्डर डिप्रेशन पता है उसका उसका मतलब यही है कि आकाश तत्व तो कमजोर है बस इसका यही मतलब है आकाश तत्व अगर बैलेंस हो गया आपके शरीर में तो इट विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स आयुर्वेद बस ये कहेगा मतलब सी द लेवल ऑफ जी नहीं तो फिर ये तो एक लेवल से अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर जो अपनी एस्ट्रोलॉजी है, अपना जो ज्योतिष है, उसमें तो इसी चीज़ को एक उसका एक अलग मॉडल है। उसमें डिप्रेशन होगा तो मून का पोज़ीशन चेक होगा कि मून किस नक्षत्र में है, किस राशि में है। मैंने एकदम वो प्राइम कॉज नहीं मैंने एकदम प्राइम कॉज बता दिया वो पीस वाइज सॉल्यूशन है मतलब देखिए कोई भी जैसे समस्या का समाधान 10 तरीके से हो सकता है उसमें कोई ये नहीं है राइट 10 तरीके से सॉल्व हो सकता है मैं बोल रहा हूँ उसका रूट कॉज क्या है आई सी। ओके यस। दैट्स अब वो किस वजह से हो रहा है कम सोने की वजह से हो रहा है वो सब आ जाएगा उसमें ग्रह की वजह से किस देश में क्या खाना खा रहे हैं क्या कंज्यूम कर रहे हैं माइंड को क्या जा रहा है सब कुछ है उसमें ऐसा नहीं कि बट द रूट कॉज इज कि आकाश तत्व तो जो डीप स्लीप हम बोलते हैं ना बिना सपने की जो नींद होती है या वो आकाश तत्व या मंत्रों का जो सानिध्य है ये सब जो है इन चीजों को दूर कर देता है ठीक है दैट्स तो जो योग निद्रा है नॉन स्लीप डीप रेस्ट करके ये जो सेल कर रहे हैं हाँ, इट हेल्प्स योग निद्रा राइट उन्होंने वापस उसको अप्रोप्रिएट कर लिया है योग निद्रा को वेस्ट ने। राइट
तो आज 1 घंटे हो गए हमारे सेशन को, तो आज हम बहुत आनंद आया डिस्कशन करके फिज़ा जी। Yes, हम yes, yes, Ravi. इसी तरह और भी कोई इनसाइट है यदि आप लाना चाहें, तो मैं भी थोड़ा मेहनत करता हूँ, भारतीय इनसाइट क्या मैं ला सकता हूँ, उसको अ, लाते हैं एंड वी शुड Sure, ऑन sure. Definitely. अल्टरनेटिव एपिस्टेमोलॉजी। और Yes, definitely. चलिए ठीक है। ओके रवि। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है। नमस्ते रवि जी। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते।